ईरान का चूंकि जिक्र बार बार आ रहा है तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि ईरान के रक्षा मंत्री का इसी हफ्ते भारत दौरा हो सकता है। दरअसल बेंगलुरु में बुधवार से एशिया का सबसे बड़ा एरो और डिफेंस शो शुरू होने वाला है, जिसमें ईरान के रक्षा मंत्री शिरकत कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ईरान की तरफ बार बार इस तरह से इशारा जाएगा तो यकीनन दोनों देशों के रिश्तों पर भी क्या इसकी आंच आएगी, तो इसको लेकर हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। अब मैं इसी सवाल के साथ नवनीत राजन बासन साहब आपके पास आते हुए, जो बातें सूद साहब ने कही है उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, और क्या पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब वक्त आ चला है कि एनआईए को दे दी जाए ताकि जल्द से जल्द ये साफ हो पाए कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन से लोग हैं? देखिए, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। ये इन्वेस्टिगेशन सिंपल नहीं है। अगर इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसकी तरफ इशारा है तो इन्वेस्टिगेशन और भी डिफिकल्ट हो जाती है। इसमें एक एजेंसी नहीं, इसमें सब एजेंसीज को मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो लीड एनआईए ले इन्वेस्टिगेशन में या स्पेशल सेल ले। बाकी एजेंसियों को पूरा उनको सहयोग देना पड़ेगा, और एनएसजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज इन एजेंसीज को मुहैया करानी पड़ेगी। और हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे जल्दी तो वो अच्छा होगा, क्योंकि इस सब इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, और जिस तरह के क्लूज इनिशियली आते हैं कई बार वो मिसलीडिंग होते हैं। वो डेलिबरेटली इस तरह के आपको दिए जाते हैं ताकि आप जो असली इन्वेस्टिगेशन है उससे दूर चले जाएं और असली मुजरिम को ना पकड़ पाएं या असली कॉन्स्पिरेसी को ट्रेस ना कर पाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अपना काम करने दें और उनको एक सही नतीजे पे पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आने का मौका मिलना चाहिए। वो तीन बड़े सवाल सर, जल्दी से इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। एनआईए जिसको लेकर इस वक्त जांच अपनी आगे बढ़ा रही होगी, एनआईए कोशिश कर रही होगी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो भी इन्वेस्टिगेशन को हैंडल कर रहे हैं, कि उनके साथ मिलकर जितने भी क्लूज हैं सीन ऑफ ऑफेंस से और जितने भी क्लूज दूसरी जगह से, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गलत हो सकता है, हमारे द्वारा कुछ भी कहना यहाँ पर। वो सब उनको दिल्ली स्पेशल सेल को मुहैया कराएंगे, उनको सहयोग करेंगे, और बहुत तरह का टेक्निकल डेटा की एनालिसिस की जा रही होगी जिसमें एनआईए और दूसरी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सक्षम हैं। वो इकट्ठा करके उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में जो क्लूज मिलेंगे उनको फॉलो करके वो उसको लीड लेकर और किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहेंगे कि कौन से संगठन का इसमें हाथ हो सकता है, किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्या उन लोगों के कोई लोकल भी कुछ समर्थक हैं जिन्होंने इस तरह का उनको मदद पहुंचाई होगी, क्योंकि ये काम बिना लोकल मदद के नहीं हो सकता है। चाहे इसमें बाहर वाले लोग इन्वॉल्व हों, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकल मदद जरूर मिली होगी। तो उन लोगों को भी ट्रेस करना और उनको पहचानना बहुत जरूरी है। यकीनन इसी को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त एनआईए के सामने होगी कि आखिर अगर इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं तो वो कौन लोग हैं और किन लोगों के वो संपर्क में थे जिसके जरिए इस तरह का ब्लास्ट हुआ, और आगे के उन लोगों की क्या प्लानिंग है। अब सीधे टीएस तंवर साहब, आप फॉर्मर सीनियर आईबी ऑफिसर हैं, इस वजह से मेरा ये सवाल आपसे। देखिए, ये बात तो सही है कि इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की जारी रहेगी, उसके बाद जो भी पीछे है वो सामने आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद हो सकता है थोड़ा वक्त लगे या जल्दी, लेकिन क्या इसको एक बड़ी चूक के तौर पर भी देखा जा सकता है? क्योंकि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जिस विजय चौक पर हो रही है वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन अगर ये बड़ा ब्लास्ट होता तो स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती, क्योंकि विजय चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तमाम वीवीआईपीज की मौजूदगी थी। ऐसे में खुफिया एजेंसियां क्या यहां पर चीजों को आंक नहीं पाई और इस तरह से धमाका हो गया शाम को 5:05 पर? देखिए, इस समय जो सिचुएशन है हमारे दिल्ली की और हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और फोर्सेस का ध्यान किसान आंदोलन को मैनेज करने में लगा है, तो उस वजह से ये सिचुएशन को कल्प्रिट्स ने एक्सप्लॉइट किया है। और अगर हम 3 सवाल इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ, तो कब तो ये है कि 29th एनिवर्सरी ऑफ इजराइल, तो वो इजराइल का नाम आया। कहाँ हुआ? इजराइल एम्बेसी के सामने हुआ। और क्यों हुआ इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ईरान का नाम आ रहा है। ईरान के अंदर अफगानिस्तान से सारा अल कायदा का
पूरा वर्क फोर्स सीनियर से लेके जूनियर तक दे हैव शिफ्टेड टू ईरान। और आपने बीच में पता लगा होगा कि अलकायदा का नंबर 2 जिनकी की बेटी ओसामा बिन लादेन के लड़के से शादी हुई थी, उनका मर्डर हुआ और उसमें इजराइल का नाम आया। तो ऐसी कंडीशन में जो ईरान का नाम है वो एक एक्सटर्नल एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। दूसरा, मैं अंदर की बात बताऊं, हमारे लद्दाख में ईरान के सपोर्टेड एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल मोमिनीन जी। उसके एक जो चीफ थे, जो ड्राइवर कहलाते थे लद्दाख में, वो दिल्ली आए और दिल्ली में ईरानियन एम्बेसी से सपोर्ट मिला और लाजपत नगर, निजामुद्दीन एरिया ये था। दिल्ली के अंदर हमारा अशोक विहार, निजामुद्दीन एरिया, जामा मस्जिद एरिया, ये हमारे सेंट्रल एरिया हैं जो कि बड़े सेंसिटिव हैं और जहां पर कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना नेटवर्क फैलाते हैं। तो हमें घटना गंभीर है, हम इसको बड़े प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। लीड्स बहुत हैं और उन लीड्स को लेकर के अगर हम चलेंगे तो दिल्ली पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है।